गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑल आवर यूट्यूब चैनल। मैं एडी सर, प्लाज्मा साइंस एकेडमी गंगापुर सिटी। मैंने आपको सीएफटी के बारे में बताया था और ये भी बता दिया कि सीएफटी के अंदर डी कक्षकों का जो विभाजन है वो किस प्रकार से होता है और उनके अनुप्रयोग भी मैंने बताए, उनके एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताए थे कि किस प्रकार से अपन को T2G और EG कक्षकों के अंदर इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है और उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात की जाती है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर उनका चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मूवमेंट ज्ञात किया जाता है। एग्जाम के अंदर एक बार सवाल आया था कि Mn+2 अष्टफलकीय लिगेंड क्षेत्र में Mn+2 आयन के लिए प्रेचक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करो। क्या था सवाल? अष्टफलकीय लिगेंड क्षेत्र में, अष्टफलकीय जहाँ शब्द आ जाता है उसका मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कितनी होती है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6। Mn+2 आयन के लिए प्रेचक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करो। मतलब अपन को चुंबकीय आघूर्ण निकालना था किसके लिए? Mn+2 के लिए। तो Mn+2 का अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे? विन्यास लिखेंगे। क्या लिखेंगे? विन्यास। ठीक है। दूसरी बात उसमें दे रखा था जैसे अष्टफलकीय प्रबल लिगेंड क्षेत्र में, या तो वो प्रबल लिगेंड क्षेत्र बताएगा या अपन को दुर्बल लिगेंड क्षेत्र बताएगा। तो समझ जाओ, अगर प्रबल लिगेंड क्षेत्र है तो अपन को क्या करना है? इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करना है। मतलब पहले T2G कक्षक पूरे भरे जाएंगे, उसके बाद EG भरे जाएंगे। और यदि वो दुर्बल लिगेंड क्षेत्र कहता है तो T2G में कितने आएंगे? 3 के बाद चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? EG में। देखो मैं उसके अनुप्रयोग और बताता हूँ और अनुप्रयोगों में ये भी एक बार फिर से क्लियर कर रहा हूँ कि प्रबल लिगेंड क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ भरे जाएंगे और फिर उसके बाद में कहाँ भरे जाएंगे। तो अनुप्रयोगों में अपन ने बताया था कि डी कक्षकों का जो विभाजन है वो 2 चीज़ों पर निर्भर करता है। एक तो डेल्टा पर। किस पर निर्भर करता है? एक तो डेल्टा पर। अष्टफलकीय लिगेंड क्षेत्र में इसे अपन डेल्टा O कह देते हैं और चतुष्फलकीय लिगेंड क्षेत्र में इसे अपन डेल्टा T कह देते हैं। और दूसरा अपन ने बताया था युग्मन ऊर्जा। युग्मन ऊर्जा इसको अपन किससे दर्शाते हैं? पाई से। किससे दर्शाते हैं? पाई। किससे दर्शाते हैं? पाई से। पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी इन 2 बातों पर निर्भर करता है, युग्मन ऊर्जा पर और डेल्टा पर। डेल्टा का मतलब क्या होता है? CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लाइटिंग एनर्जी, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। अब देखो इधर होता क्या है कि ये 2 चीज़ है, इन्हीं से इलेक्ट्रॉनों का पता चलता है कि वो T2G में जाएगा या EG में जाएगा। तो ये देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए, किसके लिए? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए, अष्टफलकीय संकुलों के लिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है प्रबल लिगेंड क्षेत्र और दुर्बल लिगेंड क्षेत्र। प्रबल के लिए और दुर्बल के लिए। तो होता क्या है कि देखो ये भी अपन जानते हैं कि लिगेंड दुर्बल हो चाहे लिगेंड प्रबल हो, ये मैं पहले बता दिया कि 3 इलेक्ट्रॉन है। अगर डी के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो किस में जाएगा? T2G में ही जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, चाहे लिगेंड दुर्बल हो चाहे वो प्रबल हो। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसी में जाएगा तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आएगी? 1 आएगी, चाहे लिगेंड दुर्बल हो चाहे लिगेंड प्रबल हो, कैसा भी हो। यदि माना 2 इलेक्ट्रॉन है तो T2G के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2। जैसे अपन ने बता दिया, एक बार फिर बता दिया, D1 के लिए T2G में कितने जाएंगे? 1 और EG में कुछ भी नहीं जाएगा। ये कैसा रहेगा? खाली। ये EG रहा और ये T2G रहा। ठीक है, चाहे लिगेंड दुर्बल हो चाहे लिगेंड प्रबल हो। ठीक है, D2 के लिए क्या करेंगे? D2 के लिए भी पहले किस में जाएगा? T2G में जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, EG के अंदर नहीं जाएगा, चाहे लिगेंड दुर्बल हो चाहे प्रबल हो। तो इसका मतलब यह है कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 आएगा और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 आएगा। दोनों का चुंबकीय आघूर्ण कैसा होगा? समान। मतलब
यहाँ लिगेंड चाहे दुर्बल हो चाहे प्रबल, दोनों की उपस्थिति में दोनों का चुंबकीय आघूर्ण कैसा होगा? समान, क्योंकि लिगेंड प्रबल हुआ तब भी एक इलेक्ट्रॉन और दुर्बल हुआ तब भी एक इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार D2 में चाहे लिगेंड प्रबल हो तब भी 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, लिगेंड दुर्बल है तब भी 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार D3 के लिए अपन बात करें तो वही T2G के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 3, 1 2 3, और Eg में कुछ भी नहीं। तो ये देखो इधर D3 में भी चाहे लिगेंड दुर्बल हो तब भी 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और प्रबल है तब भी 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, मतलब चुंबकीय आघूर्ण समान रहेगा। लेकिन ध्यान रखना, जब D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो? 4। कितने हो? 4। तो अब देखो 4 के लिए ये अपन ने T2G बना दिया, ये अपन ने Eg बना दिया, ये अपन ने T2G बना दिया और ये अपन ने Eg बना दिया। तो 3 इलेक्ट्रॉन तो अपन ने डाल दिए, 1 2 3। अब सवाल आता है कि चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा या नीचे? चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा या नीचे? तो देखो इधर ऊपर जाएगा या नीचे, दोनों के मध्य जो ऊर्जा अंतर है वो क्या कहलाता है भैया? बताओ। डेल्टा O। क्या कहलाता है? डेल्टा O। तो ये ध्यान रखना, मैंने 2 प्रकार की एनर्जी लिखी थी, एक तो लिखी थी डेल्टा और दूसरी लिखी थी पेयरिंग एनर्जी, युग्मन ऊर्जा, जिसे अपन पाई से दर्शाते हैं। तो जब लिगेंड कौन सा हो? प्रबल हो। कैसा हो? प्रबल हो। जब लिगेंड प्रबल होता है तो किसका मान ज़्यादा होता है? डेल्टा O का मान ज़्यादा होता है। किसका मान ज़्यादा होता है? डेल्टा O का मान ज़्यादा होता है और युग्मन ऊर्जा का मान कम होता है। युग्मन ऊर्जा का मान कम होने के कारण, युग्मन ऊर्जा का मान कम होने के कारण इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है, क्योंकि किसका मान ज़्यादा है? डेल्टा O का मान ज़्यादा, अर्थात T2G और Eg के मध्य ऊर्जा अंतर ज़्यादा है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि इसे जाने के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है और युग्मित होने के लिए कम एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाता है? युग्मन हो जाता है, पेयरिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि पेयरिंग एनर्जी का मान कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हुआ। ठीक है। दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में देखो उल्टा हो जाता है, पेयरिंग एनर्जी का मान ज़्यादा होता है और डेल्टा O का मान कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है? ऊपर चला जाता है। कहाँ चला जाता है? ऊपर। तो दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में पेयरिंग एनर्जी का मान कम है और डेल्टा O का मान ज़्यादा है। तो ये डेल्टा O है जो ज़्यादा है, इसमें डेल्टा O कैसी होती है? ज़्यादा। और इसमें क्या होती है? डेल्टा O इसमें डेल्टा O कैसी होती है? कम। कैसी होती है? कम। इसलिए इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है? ऊपर चला जाता है। और इसमें डेल्टा O कैसा है? अधिक। कैसा है? अधिक। डेल्टा O का मान अधिक होने के कारण चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाता, युग्मित हो जाता है। तो देखो प्रबल लिगेंड क्षेत्र की उपस्थिति में मैंने पहले भी बता दिया, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देना। क्या कर देना? युग्मन। तो अपन ने युग्मन कर दिया, ऐसे याद रख लो। युग्मन कर दिया तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 2। और 2 के लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना आएगा? 2.82। सूत्र क्या होता है अपना? पहले बता चुका हूँ, √n × n+2 होता है। n का मतलब होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो सूत्र कितना आएगा? 2 और 2 4 दूनी 8, 8 का वर्गमूल 2.82। अब इसी प्रकार यदि D के अंदर 5 कक्षक है तो पहले किसे भरे जाएंगे? 1 2 3। 3 तक तो सेम रहेगा, 3 तक तो सेम रहेगा। 3 के बाद में चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? T2G में जाएगा, Eg में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि Eg में तब जाएगा तब डेल्टा O का मान कम होता, डेल्टा O का मान ज़्यादा होने के कारण Eg में नहीं जाएगा। या दूसरे प्रकार से समझ लो, लिगेंड प्रबल है। लिगेंड कैसा है? प्रबल है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देना। ठीक है। तो 5 चौथा इलेक्ट्रॉन इसमें और 5वां इसमें, Eg में कुछ भी नहीं है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1, चुंबकीय आघूर्ण 1.73। 6 की बात करें, मैंने 1 2 3 इसलिए नहीं लिखे क्योंकि वहाँ लिख दिए D1 D2 D3 के लिए सेम विन्यास आएगा, चाहे लिगेंड प्रबल हो चाहे लिगेंड दुर्बल हो। T2G 1 आएगा, T2G 2 आएगा, T2G 3 आएगा। चाहे लिगेंड दुर्बल हो चाहे प्रबल, D1 D2 D3 का विन्यास यही रहेगा। D4 से लेकर D7 तक चेंज रहता है। D8 D9 D10 का भी सेम रहेगा। तो देखो कैसे रहेगा। 6 की बात करें तो 6 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? पहले T2G ही भरा जाएगा। पहले कौन भरा जाएगा? T2G ही भरा जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करना है। तो 3 के बाद में चौथा भी इसी में, 5वां भी इसी में और 6वां भी इसी में।
विपरीत चक्रण के भरा जाएगा पाउली के नियम से। 7 की बात करें तो वही 6 भर दिया, तो अब 7वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? Eg में जाएगा। कहाँ जाएगा? Eg में जाएगा। कहाँ जाएगा? Eg में जाएगा। ठीक है, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 आएगा और चुंबकीय आघूर्ण 1.73। D8 की बात करें तो देखो 6 तो हो गए, फिर 7वां और एक 8वां हुंड के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे क्योंकि दोनों कक्षा समान ऊर्जा वाले। तो देखो ये 8 तक भर दिए। अब बताओ 9वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? ये तो पूरा भरा हुआ ही है, तो 9वां किस में जाएगा? Eg में ही जाएगा। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 1। ये तो बात हो गई प्रबल की। दुर्बल की आ जाओ। दुर्बल लिगेंड क्षेत्र में वही D4 विन्यास है, तो पहले 3 इलेक्ट्रॉन, लिगेंड दुर्बल है तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करेंगे, ध्यान रखना। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है, या वैसे देखो तो पाई का मान ज़्यादा होता है। पाई मतलब पेयरिंग एनर्जी, युग्मन ऊर्जा का मान ज़्यादा है और डेल्टा का मान कम है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाता है। तो देखो T2G में 3, चौथा इलेक्ट्रॉन Eg में चला गया। तो याद रखना लिगेंड जब दुर्बल होता है, लिगेंड जब दुर्बल होता है तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करना है। T2G के बाद इलेक्ट्रॉन किस में बनने? Eg में। 5 है तो वही 3 इलेक्ट्रॉन इसमें, चौथा और ये 5वां। 6 के लिए देखो अब इसमें पूरे में एक एक भर गया, तो ध्यान रखना 6ठा इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा? T2G में भरा जाएगा। किस में भरा जाएगा? T2G में। और Eg में कितने रह जाएंगे? 2। फिर 7वां है D7 है, तो D7 के लिए देखो पहले 1 2 3 4 5, फिर 6ठा और ये 7वां। और D8 के लिए तो पहले वही 3 तो किस में भरे जाते हैं? T2G में। फिर किस में भरे जाएंगे? 4 और 1 5, 6 7 और ये 8। तो यहाँ देखो प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में D8 का विन्यास कैसा है? सेम है। ये भी सेम है और ये भी सेम है। तो इसका मतलब जो अंतर आया वो D4, D5, D6 और D7 के लिए आया। अर्थात एग्जाम के अंदर, किसके अंदर? एग्जाम के अंदर जो पूछे जाते हैं वो D4, D5, D6 और D7 के लिए ही पूछे जाते हैं। यहाँ पे भी देख लो कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है तो उनका चुंबकीय आघूर्ण 4.89 आएगा। 5 है तो 5.9 आएगा। 4 है तो 4.89, 3 है तो 3.87 और 2 है तो 2.82। इस प्रकार से अपन प्रबल और दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में इनके अंदर चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रेत चक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण या चुंबकीय आघूर्ण पूछे तो एक ही बात है। तो देखिए अब CFSE ज्ञात करेंगे। CFSE के लिए पहले मैं एक बार चित्र बना दिया है कि अष्टफलकीय संकुलों के लिए है और ये किसके लिए है? चतुष्फलकीय के लिए, अर्थात जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है? 4। चतुष्फलकीय संकुलों के लिए। किसके लिए? चतुष्फलकीय संकुलों के लिए। संकुलों के लिए जिसमें T2G कक्षक नीचे होते हैं और Eg कक्षक ऊपर होते हैं। इसका कारण बता दिया है मैंने। जो ऊपर होता है उन कक्षकों में और लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, जिसकी वजह से Eg कक्षकों की ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में Eg कक्षक कहाँ पर है? नीचे है। कहाँ पर है? नीचे। और T2G कहाँ पर है? ऊपर। तो T2G की ऊर्जा ज़्यादा है। इसका मतलब यह है कि T2G कक्षकों में इलेक्ट्रॉन घनत्व कहाँ पर होता है? अक्षों के बीच में होता है। इसलिए लिगेंड भी अक्षों के बीच से होकर आते हैं। इसलिए T2G कक्षक और लिगेंड के मध्य में प्रतिकर्षण होता है और T2G कक्षकों की ऊर्जा बढ़ जाती है। तो चलो ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब ये देखो अपन को सूत्र निकालना है CFSE का। तो पहले तो अपन किसके लिए निकाल दें? इसके लिए। किसके लिए निकाल दें? इसके लिए निकालेंगे। तो देखो इधर अपन CFSE का सूत्र निकालो। CFSE बराबर, नीचे से चालू हो जाओ, T2G कक्षकों में उपस्थित, पहले तो यहाँ देख लो कितना है ये डिफरेंस, -0.4। तो यहाँ लिखेंगे -0.4। ठीक है, अब देखो N1, यहाँ क्या लगा दिया अपन ने? N1 और ब्रैकेट में लिख दिया T2G। इसका मतलब यह है कि N1 का मतलब है T2G कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चाहे वो अयुग्मित हो चाहे वो युग्मित हो। अगर T2G में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 0.4 को 1 से गुणा करेंगे, 2 है तो 2 से, 3 है तो 3 से, 4 है तो 4 से, 5 है तो 5 से और 6 है तो 6 से। 6 से ज़्यादा तो हो नहीं सकते क्योंकि 3 कक्षक है और 3 कक्षकों में
6 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। ठीक है, दूसरा देखो अब प्लस, कितना है प्लस है तो प्लस लगा दो 0.6, कितना है 0.6। ठीक है, 0.6 को किससे गुणा करेंगे अब N2 से, किससे गुणा करेंगे N2 से, ये N2 और ये क्या बन गया Eg। ठीक है, ये आंसर किस में आएगा, पॉइंट वाला लिया है तो अपन ने डेल्टा O में, किस में आएगा डेल्टा O में। तो देखो ये CFSE याद करने का सूत्र बन गया, किसके अंदर बन गया, ये बन गया अष्टफलकीय के लिए, किसके लिए बन गया अष्टफलकीय के लिए। अपन 0.4 देखो, अपन जानते हैं कि एक डेल्टा O बराबर कितना होता है 10d³, कितना होता है, तो 0.4 की जगह अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -4 भी लिख सकते हैं, 4n1 मैं यहाँ लिख देता हूँ, -4n1 t2g प्लस 6n2 eg। इसको अपन लिखेंगे जब किस में लिखेंगे dq में, तो देखो दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है ना, डेल्टा O में लिखे तो पॉइंटों में आएगा, और वैसे लिखे तो इसको 10 से गुणा कर देंगे तो 4 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। अब अपन यहाँ की बात करें CFSE, तो देखो इधर यहाँ 6 है, माइनस के है तो -6, चलो मैं इसमें ले लेता हूँ DQ में 6, यहाँ पर आ जाएगा N1 Eg, यहाँ Eg है तो Eg लिखेंगे, यहाँ पर इस N1 का मतलब हो गया Eg कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्लस 0.4 को 10 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा 4n2 t2g, और ये किस में आ जाएगा dq में। डेल्टा O में लिखेंगे तो पॉइंट लगा देना, तो ये देखो इधर ये अपना हो गया अष्टफलकीय के लिए CFSE याद करना, और ये हो गया चतुष्फलकीय के लिए, किसके लिए चतुष्फलकीय के लिए। तो चतुष्फलकीय के लिए CFSE इस प्रकार से, जो माइनस में माइनस को पहले लिख दो, प्लस वाले को बाद में लिख दो। इसको उल्टा भी करके लिख सकते हैं, प्लस वाले को पहले और माइनस वाले को बाद में, लेकिन ये याद रखना -6n1, यहाँ n1 का मतलब Eg कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और यह t2g में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है ना, तो ये हो गया CFSE याद करने का सूत्र। अब बारी आती है कि एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, कोई भी संकुल जैसे बैंगनी रंग का दिखाई दे या पीला नारंगी रंग का दिखाई दे, तो उसका एक कारण है कि संकुल कौन सी रंग को अवशोषित कर रहा है। वो जिस रंग को अवशोषित करता है वह उसके पूरक रंग को प्रदर्शित करता है, अर्थात पूरक रंग का दिखाई देता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा, यदि वो अवशोषित रंग हरा और पीला है, या तो वो पीले रंग को अवशोषित करे या हरे रंग को अवशोषित करे, तो वह संकुल कौन से रंग का दिखाई देगा, बैंगनी रंग का दिखाई देगा। और यदि वो नीले रंग को अवशोषित करता है तो वो पीला नारंगी दिखाई देता है। जैसे मैं एक इसका अनुप्रयोग बताता हूँ, एग्जाम्पल TiH2O6+3, ये जो संकुल आयन है वो बैंगनी रंग का दिखाई देता है। कौन से रंग का, बैंगनी रंग का दिखाई देता है। और क्यों दिखाई देता है, देखिए इधर कोई भी संकुल कॉम्प्लेक्स जो होता है वो किसी भी रंग का दिखाई देता है तो उसका एक कारण होता है, उसका एक कारण होता है, और वो होता है डी संक्रमण। कौन सा कारण होता है, डी संक्रमण। इसका मतलब डी 2 बार आ रहा है, अर्थात एक डी का मतलब होता है T2g कक्षक वाला डी, और दूसरे डी का मतलब होता है Eg कक्षक वाला डी। ठीक है, कहने का मतलब जिस डी की ऊर्जा कम है तो कम ऊर्जा वाले डी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो प्रकाश के दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा अवशोषित करता है और अधिक ऊर्जा वाले डी कक्षक में चला जाता है। तो ये ध्यान रखना, जिस रंग की तरंग दैर्घ्य को वो अवशोषित करेगा वह ऊपर जाकर उसके पूरक रंग को प्रदर्शित करता है। इसे कहते हैं डी संक्रमण। डी संक्रमण का मतलब होता है कि एक डी कक्षक में या कम ऊर्जा वाले डी कक्षक में से इलेक्ट्रॉन निकलकर अधिक ऊर्जा वाले डी कक्षक में स्थानांतरित हो जाता है। किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में या प्रकाश ऊर्जा की उपस्थिति में।
तो देखो ये जो संकुल है TiH2O6+3 संकुल आयन बैंगनी रंग का दिखाई देता है, तो इसका मतलब ये हुआ ये कौन से रंग को अवशोषित करेगा, हरे को या पीले को। पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो टाइटेनियम का, कितना होता है भैया, ये उदासीन लिगेंड है H2O, तो इसका 0 हो जाएगा, तो कितना आएगा +3। तो अपन को देखो इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास लिखना पड़ेगा वो टाइटेनियम का लिखना पड़ेगा। परमाणु क्रमांक कितना होता है 22, 3 निकल गए तो कितना बचा 21, 18 तो ये हो गए, सॉरी 3 निकल गए तो कितना बचा 19, 18 ये हो गए 3D1। तो 3D1 बना लो, पहले 5 कक्षक बनाओ, ये देखो 4 और ये बना दिए मैंने 5। यहाँ देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए कौन सा संकुल बनता है, अष्टफलकीय। कौन सा बनता है, अष्टफलकीय बनता है, जिसमें T2G कक्षक कहाँ पर होते हैं बताओ, नीचे होते हैं, और Eg कक्षक कहाँ होते हैं, ऊपर होते हैं। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो एक बना दो, ये बन गया 3D1। तो आपन ने बताया था कि यदि D के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो किस में जाएगा, T2G में ही जाएगा। तो T2G के अंदर देखो इलेक्ट्रॉन एक है और Eg के अंदर इलेक्ट्रॉन इस समय 0 है। D2 होता तो यहाँ जाता और इसमें यहाँ आ जाता, 3 है तो तीसरा यहाँ आ जाता। अब क्या करता है कि जो संकुल आयन है ये प्रकाश के दृश्य क्षेत्र से 498 nm, 498 लिख दो या 500 लिख दो, राउंड फिगर में 500 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर। ये जो 500 नैनोमीटर जो तरंग दैर्घ्य होती है वो किसकी होती है, पीले रंग की होती है। कौन से रंग की होती है, पीले रंग की होती है, पीले रंग की होती है। कौन से रंग की होती है, तो ये संकुल आयन क्या करता है, जैसे T2G कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला D, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रकाश के दृश्य क्षेत्र से 498 nm या 500 nm की तरंग दैर्घ्य की ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषित करता है, या ऐसे मान लो पीले रंग की ऊर्जा को अवशोषित करता है। और ये T2G से निकल कर ये कहाँ चला जाता है, कहाँ चला जाता है, Eg कक्षक में चला जाता है। ये लो T2G के अंदर इलेक्ट्रॉन 0 रह जाएंगे और Eg में कितना हो जाएगा 1। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर किस में चला जाएगा, Eg कक्षक के अंदर चला जाएगा। लेकिन कितनी ऊर्जा लेगा ये, 498 nm की ऊर्जा लेगा। ठीक है, जो कौन से रंग की होती है, पीले रंग की होती है। इसलिए ये जो संकुल आयन है वो यहाँ पर कौन सा रंग दर्शाता है, ये बैंगनी रंग दर्शाता है। कौन सा रंग दर्शाता है, बैंगनी रंग दर्शाता है। अर्थात जो बैंगनी जो रंग होता है वो पीले रंग का पूरक होता है। तो ये कई बार सवाल आ चुका है कि ये संकुल आयन बैंगनी रंग का क्यों होता है। तो अपन लिखेंगे कि संकुल के अंदर टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन नंबर +3 होती है, जिसका विन्यास 3D1 होता है, अर्थात T2G कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। यह इलेक्ट्रॉन प्रकाश के दृश्य क्षेत्र से 498 nm की तरंग दैर्घ्य को अवशोषित करता है और Eg कक्षक में स्थानांतरित हो जाता है, और वहाँ पर यह पूरक रंग बैंगनी शो करता है। इसलिए ये बैंगनी रंग का दिखाई देता है। और इसे अपन कौन सा संक्रमण कहते हैं, बताओ कौन सा संक्रमण हो गया, ये DD संक्रमण हो गया। कौन सा, DD संक्रमण। ठीक है, कम ऊर्जा वाले D कक्षक में से इलेक्ट्रॉन निकलकर अधिक ऊर्जा वाले D कक्षक में स्थानांतरित हो जाता है, तो इसे DD संक्रमण कहते हैं। लेकिन DD संक्रमण किसकी उपस्थिति में होता है, प्रकाश की उपस्थिति में।